दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी के प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये जो पेपर है आज का, इसमें हम इलेक्ट्रीशियन के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पेपर के बारे में बात करेंगे। 16 अप्रैल 2021 को दोस्तों ये पेपर हुआ था इवनिंग सेशन में, 2 बजे वाले सेशन में, और 20 क्वेश्चन आए थे इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, जबकि 40 क्वेश्चन इसमें ट्रेड थ्योरी से संबंधित भी आए थे। दोस्तों ट्रेड थ्योरी का मैं सॉल्यूशन पेपर करवा चुका हूं और आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। क्वेश्चन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल पर आप यदि नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और सवाल नंबर 1 यानी 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आसानी से हम इसको कर भी सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल पूछा है कि किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा कैसी होती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि घर्षण बल जो होता है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मान लीजिए आप किसी वस्तु जो चल रही थी उसको रोकना चाह रहे हैं, तो जो फोर्स लगेगा आपका, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन यानी घर्षण बल लगेगा वो हमेशा उसके विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि तभी तो वो वस्तु रुकेगी, अगेंस्ट लगेगा तभी रुकेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आप इसका एग्जाम्पल अपने पैर से भी देखते हैं तो जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, यानी जो फोर्स, हम आगे जा रहे हैं तो फोर्स जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। यानी घर्षण की दिशा हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के यानी वस्तु की गति के विपरीत होती है सदैव। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। आपका यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि घर्षण बल कौन सा निर्भर करता है। सवाल थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया इन्होंने, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। यानी घर्षण बल जो होता है ना वो किस बात पर निर्भर करता है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं घर्षण जो होता है ना वो कॉन्टेक्ट सरफेस पर निर्भर करता है। संपर्क की सतह जो है ना वो कैसी है। जैसे आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। खुरदरी सतह अगर होगी, रफ सरफेस बोल सकते हैं इंग्लिश में हम इसको, तो वहाँ पर घर्षण बल अधिक होगा, जबकि स्मूथ सरफेस यानी चिकना या सपाट अगर कोई भी सरफेस होगी तो वहाँ पर जो है वो घर्षण कम होगा। जैसे स्लाइड कर जाते हैं हम, तो वो जो सतह होती है ना उस पर कोई घर्षण नहीं होता है, इस वजह से हम स्लिप कर जाते हैं। यदि ज़मीन में पर घर्षण नहीं होना तो हमारा पैर तुरंत स्लिप हो जाएगा वहाँ से। बी उत्तर रहेगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही। संपर्क सतह पर घर्षण बल हमेशा निर्भर करेगा। आपको बी ऑप्शन के साथ जाना है। अगला देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, और ये चीज़ें तो जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा है कि विच ल्यूब्रिकेशन सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड विद ए रिंग ऑयलर टू स्लैप्स ल्यूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट। यानी जो एक पार्ट होता है, जैसे बड़ी मोटरें होती है ना, तो उनमें क्या रोलर बेरिंग लगता है, और उन बेरिंग के ल्यूब्रिकेशन के लिए कभी ग्रीस का उपयोग नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उनकी मोटरों के बेरिंग की ल्यूब्रिकेशन यानी स्नेहक के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और इन बेरिंग पर ऑयल जो आता है वो किसी ऑयल पंप के माध्यम से आता है, जिसको एक मोटर चलाती है, छोटी मोटर होती है। वो मोटर लगातार चलती है तो ऑयल पंप सप्लाई होता है जो यहाँ इन में बेरिंग में रोलर बेरिंग टाइप के होते हैं, उन रोलर में लगातार सप्लाई होता रहता है, और वो जैसे ही वहाँ से वापस गिरता है तो वापस फीडबैक यहाँ तक मिलता रहता है। ये एक सर्किल चलता है, तो इसको बोलते हैं सप्लेस ऑयल मेथड, और सी ऑप्शन सी हो जाएगा। सप्लेस फीड सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। काफ़ी अच्छी पद्धति है ये, वर्तमान में उद्योगों में बड़ी मोटरों में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 0.24 घर्षण गुणांक है यानी म्यू है, और वस्तु का ऑब्जेक्ट यानी हम इसको भार W बोल सकते हैं, वो 20 किलोग्राम है, तो आवश्यक बल फोर्स की गणना करो। तो दोस्तों म्यू इंटू
वेट हो जाएगा, बल की गणना करनी है आपको, यानी घर्षण गुणांक को आपको क्या करना है, वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन डब्ल्यू होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए हो जाएगा 20 इंटू 0.24 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 4.8 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी ध्यान से किसी चीज़ देखा हो। क्या पूछ रहे हैं कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं। दोस्तों इसको ऐसे ना बोलकर मैं एक चीज़ और बता दूंगा आपको, भार और द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जहाँ पर किसी भी चीज़ का भार शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, उसको बोलते हैं केंद्र, गुरुत्व केंद्र। बी उत्तर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसे कहा जाता है, जहाँ पर हमारा भार जो होता है ना, क्योंकि देखो भार क्या होता है कि वस्तु जिस बल से, पृथ्वी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है ना, उसे भार कहा जाता है। और ये भार तभी तक होता है जब तक वो अपने केंद्र पर नहीं आती। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे दूं, कोई बुक है, उस बुक को अगर आपने हाथ में उठा रखा है तो आपको वजन लगेगा, अगर आप उसे जैसे ही ज़मीन पर रख देते हैं तो उसका वजन आपके लिए कितना हो गया, शून्य, क्योंकि वो अपने केंद्र स्थान पर पहुंच गई है। तो सभी भार जहाँ केंद्रित होते हैं उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसे कहा जाता है। आपका यहाँ पर बी उत्तर सही रहेगा। और अगला दोस्तों क्वेश्चन है, और ये तो एक सीधा सा क्वेश्चन है, हो सके तो आप इसे पूरा सीधा ही याद रखें कि निम्न में से कौन सी ज्यामिति आकृति ऐसी है जिसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसके आधार से 1/3 ऊंचाई पर होगा। तो दोस्तों वो त्रिभुज होता है हमेशा, ठीक है ना, आधार से 1/3 ऊंचाई पर होगा, त्रिभुज की आकृति होती है। वैसे इस तरह के क्वेश्चनों को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ये अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो एक सर्किल होता है अपना, यानी वृत्त होता है, उसमें सबसे बड़े चाप को क्या कहते हैं। देखो वृत्त में इस तरह की जो लाइन होती है ना, इसको चाप बोला जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ा चाप जो होता है ना, वो होता है जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरता हो। जैसे इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये हो सकता है या फिर इस तरफ का हो सकता है। केंद्र बिंदु से होते हुए दोनों ओर के बिंदुओं को, दोनों ओर परिधि के बिंदुओं को मिला देता है, तो उस रेखा को सबसे बड़ा चाप मानते हैं। और उस सबसे बड़े चाप को डायामीटर यानी व्यास कहा जाता है। त्रिज्या क्या होती है आपको मैं वो भी बता दूं, तो त्रिज्या होती है केंद्र से लेकर किसी परिधि के एक ओर तक का किनारा जो होता है। जैसे अभी मैंने लाल रंग से ये किया है ना, तो ये त्रिज्या कहलाती है, और अब मैंने पूरा लाल कर दिया, ये डायामीटर कहलाता है। यानी व्यास और त्रिज्या दोनों को आप याद रखें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे शायद कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसको सॉल्यूशन ज़रूर करें। मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहूँगा, इतनी मैथमेटिक्स हम नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये ठीक है, बहुत सिंपल सा है, और इस तरह के मैं कई एग्जाम्पल आपको और भी दे दूँगा। ये कह रहा है कि 1/a⁴m का मान क्या होगा। देखो दोस्तों दो बातें होती हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आपने इसको 1/a⁴m लिखा है ना, तो आप इसको a⁻m भी लिख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ भाग में थी उसको अगर आप ऊपर ले जाते हो तो निशान बदल जाते हैं, तो घातांक के निशान बदल जाएंगे, और उत्तर हो गया इसका बी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन और आ जाए तो क्या करना है, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आपके मान लीजिए कि a⁻m इंटू a⁻m है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 2 इंटू a⁻m भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो घातांक होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं 2⁻2 इंटू 2⁻2 है, तो आप इसको 2⁻4 भी लिख सकते हैं। यानी वो जो पहले आपने देखा था a⁻m और इंटू a⁻m है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻m+m कर दो। यानी घातांक जब गुणा में होते हैं तो जोड़े जाते हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों आपके सामने है, और ये तो फॉर्मूला याद रखना है, a+b² माइनस a-b² क्या होता है, तो दोस्तों ये 4ab के बराबर होता है। क्योंकि इसको आप खोल करके जब लिखेंगे तो यही कैलकुलेशन बचेगी। कैसे, देखो a+b की होल स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना,
और इसी तरह से a माइनस बी की होल स्क्वायर करना है, तो इसके लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इस कैलकुलेशन को आपको करना है ना। कैसे हल करते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab और फिर आपका माइनस बी स्क्वायर, है ना। जब फाइनल रिजल्ट आप देखते हैं तो 4ab इसका उत्तर आ जाएगा। याद ही रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन तो ये तो पेपर में आ ही सकते हैं। साथियों आपको बता दूं, ITI में बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से रिपीट हो जाते हैं, इसलिए जितना हो सके आप इनको समय दें और ज़रूर पढ़ करके जाएं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, a प्लस बी की स्क्वायर जो है वो 36 है और a माइनस बी की स्क्वायर जो 24 है, तो a इंटू बी का मान क्या होगा। देखो इसके लिए आपको a और b का मान पता होना ज़रूरी है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का आइडिया बता देता हूँ। क्या करना है कि a प्लस बी की स्क्वायर है, तो आप यहाँ से इसकी स्क्वायर हटा दो और आगे वाली संख्या पे अंडर रूट लगा दो, 36 हो गया। यानी a प्लस बी बराबर कितना है, 36। इसी तरह से a माइनस बी बराबर 24 का अंडर रूट निकाल दो। दोस्तों 24 का अंडर रूट आपका जो आएगा वो आएगा 4.89 के आसपास, क्योंकि 5 अगर 25 होता तो 5 आ जाता, तो 4.89 आएगा। अब देखो दो समीकरण बन गई ना, a प्लस बी बराबर 36 और a माइनस बी बराबर 4.9। अब पहले a का मान ज्ञात कर लो, फिर वो मान b में रख देना, उत्तर आ जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना तो आंसर आएगा 3। तरीका मैंने बता दिया, कैलकुलेशन करके आप मिलान ज़रूर करना दोस्तों, उत्तर आपका आ जाएगा। कितना आता है मैं आपको तो और बता दूं अगर आप चाहते हैं तो। ये लगभग आपका उत्तर जो है ना वो आएगा, एक तो आएगा 5.99 के आसपास, बी का मान समझ लो, और ए का मान जो है ना वो आएगा 0.5। तो अब ये लगभग 6 मान लो, 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर कितना आया, 3। ठीक है, तो इसका सी उत्तर है। कैलकुलेशन करके मिलान ज़रूर कर लेना आप थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर याद ज़रूर रखना। पेपर में अगर आ जाए तो बिना कैलकुलेशन किए भी आप इस उत्तर का क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे दे सकते हो। अगला सवाल देखो, आयाम में परिवर्तन और मूल जो माप होता है उसके अनुपात को विकृति बोलते हैं दोस्तों। माप में परिवर्तन और उसकी मूल मापांक को है ना स्ट्रेन बोलते हैं, विकृति बोलते हैं, और ये 2-3 तरह की होती है, जैसे लंबाई में विकृति हो, इस तरह से। और अगला क्वेश्चन, उच्चतम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात, तो इसको सुरक्षा गुणांक बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है पेपर में, ज़रूर इनको तो आप याद करके जाएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो। आगे देखो सवाल पूछ रहा है कि संरचना ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। ऊष्मा उपचार जैसे हार्डनिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग ये है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो धातु होती है उसकी संरचना और गुणों में ही तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं। उसके लिए पहले हीटिंग करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं, है ना। किसी को जैसे तेल में ठंडा करते हैं, किसी को वायु से ठंडा करते हैं, किसी को प्राकृतिक रूप से ठंडा करते हैं, तो ये कूलिंग की प्रक्रिया है। अब सवाल ये पूछा कि ऊष्मा उपचार के 3 चरण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है। सी उत्तर सही है इसका। सबसे पहले हीटिंग होती है, फिर सोकिंग होती है, फिर क्वेंचिंग होती है। क्वेंचिंग का मतलब होता है उसको एक तरह से ठंडा करना, या मतलब आर्क को बुझाना। पहले हीट करते हैं, फिर उसकी सोकिंग होती है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि लाभ क्या होता है। तो लाभ होता है कि आपने बेचा कितने में था और ख़रीदा कितने में था, उन दोनों का अंतर जो होता है वो लाभ होता है। जैसे आपका क्रय मूल्य किसी चीज़ का 50 रुपये का था, आपने बेची 55 रुपये में, तो 5 रुपये उसका लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज जब कैलकुलेशन करते हो तो साल को किससे दर्शाते हो। ईयर जो होते हैं ना वो एन से दर्शाए जाते हैं। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप वैसे ही कर दोगे। और ये देखो और भी ईजी पूछ कह रहा है कि मिश्र धन कितना मिलेगा। 5000 रुपये आपने दिए थे, 500 रुपये आपको ब्याज मिला, तो वो आपको टोटल कितना देगा, 5500 रुपये देगा। ठीक है ना, लाभ उसमें जुड़ जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि वो बुक कौन सी होती है, बुकलेट जिसमें रेट लिखी होती है, तो उसको प्राइस कैटलॉग बोलते हैं। इंग्लिश की तरफ आप जाओगे तो क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर एस्टिमेट क्या होता है। दोस्तों अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कि आपने जो अनुमान लगाया था ना, वास्तविक प्राइस उससे कम रह गया आपका, यानी अंदाज़ा जो है वो कम रह गया, कहते हैं ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों यही थे 20 क्वेश्चन इस पेपर में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर करना।